नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। भारत के खिलाफ एक बार फिर से बड़ी साजिश रची जा रही है सीमा पार से। पाकिस्तान की जमीन पर आतंकी साजिश की हम बात कर रहे हैं। अब तक सीमा पार से घुसपैठ करने वाले आतंकी एक बार फिर नया रास्ता अपना सकते हैं। हालांकि ये रास्ता पूरी तरह से नया नहीं है। आतंकी पहले भी समंदर के रास्ते भारत में दाखिल हुए हैं, जिन्हें भारतीय सुरक्षा बलों ने जहन्नुम पहुंचा दिया। पूरी खबर हम आपको बताएं, लेकिन उसके पहले आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं, जिसके जरिए आप बखूबी समझ पाएंगे कि आखिर किस साजिश का खुलासा हुआ है। पहले इन तस्वीरों को देखिए। दरअसल ये तस्वीरें पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों की ट्रेनिंग की बताई जा रही हैं, जहां पर उन्हें स्कूबा डाइविंग, तैराकी की ट्रेनिंग दी जा रही है। और बताया ये जा रहा है कि ऐसी ही ट्रेनिंग कैंप पाकिस्तान के कई बड़े शहरों में मौजूद है। अब आपको पूरी खबर बताते हैं कि आखिर इस पर ऐसे शक क्यों जाहिर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा किस तरह से फल फूल रहा है, यह हम सभी जानते हैं। इसको लेकर खुफिया रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में दावा किया गया कि लश्कर-ए-तैयबा पानी के रास्ते बड़े हमले करने की तैयारी कर रहा है। बताया जा रहा है कि लश्कर के पास में सैकड़ों स्कूबा डाइवर्स हैं, ट्रेन्ड तैराक हैं, जिन्हें पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में पानी के अंदर मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है। और दावा है कि ट्रेनिंग सेंटर्स पर खास उपकरण और स्पीड बोट भी मौजूद है, जिनके जरिए ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आतंकवादी पानी के रास्ते घुसपैठ कर सकें और बड़े हमलों को अंजाम दे सकें। 2025 का साल पाकिस्तान का फसाओं का शहजादा बनने का, और नोट कर लो ये 2026 है। इंशाअल्लाह ये खत्म नहीं होगा कि अल्लाह मेरे और आपके इस पाकिस्तान को समुद्रों का शहजादा भी बना देगा। इंशाअल्लाह समुद्रों में भी ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे गूंजेंगे, फसाओं में ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे गूंजेंगे। समुद्रों से, फसाओं से किसी दुश्मन को हमारी सालमियत को तारा तारा करने की इंशाअल्लाह जुर्रत नहीं होगी। अल्लाह तबारक तआला ये सारी जुर्रतें इस्लाम और पाकिस्तान के दुश्मनों से छीन रहा है, और सारी हैबतें, कुव्वतें, ताकतें और रोब अल्लाह तबारक तआला शहादतों और नजरिए, कुर्बानियां और अजीम जिद्दोजहद के नतीजे में अल्लाह इस ला इलाहा इल्लल्लाह के पाकिस्तान को अता फरमा रहा है। तो दरअसल जिसे आप सुन रहे थे, ये था जिस तरह से सैफुल्लाह कसूरी का बयान सामने आया। ये था लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर आतंकी, जो कि यूएन की तरफ से, अमेरिका की तरफ से डेजिग्नेटेड आतंकी घोषित है। लेकिन पाकिस्तान की धरती पर अलग अलग मौकों पर खुल्लम खुल्ला घूमकर वो गीदड़ भभके और बयान देते हुए नजर आता है, लेकिन कोई कार्रवाई उस पर नहीं होती। ये बात तो है, लेकिन जो उसकी गौर करने वाली बात जो उसने अपने बयान में कही, उसने सीधे सीधे समंदर के सिकंदर की बात कही और समंदर के माध्यम से बड़ी साजिशें रचने की बात कही। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह से पाकिस्तान एक बार फिर समंदर के रास्ते कुछ हलचल पैदा करने की कोशिश है। हालांकि समंदर के रास्ते घुसपैठ की कोशिश नई नहीं है। आपको याद होगा भारत में हुआ मुंबई हमला। इस दौरान आतंकियों ने मुंबई पर समंदर के रास्ते ही हमला किया था। अब 26 नवंबर 2008 को समंदर के रास्ते मुंबई में लश्कर के आतंकी घुसे थे, और इन आतंकियों ने मुंबई के ताज होटल, लियोपोलिड कैफे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस समेत कई अलग अलग जगहों पर जबरदस्त कत्लेआम मचाया। इन हमलों में 160 से ज्यादा लोग मारे गए। आतंकियों से मुकाबला करते हुए महाराष्ट्र के एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे समेत कई अधिकारी शहीद हो गए थे। सुरक्षा बलों ने सभी आतंकवादियों को उस दौरान ढेर कर दिया, लेकिन एक अजबल कसाब जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से जिंदा पकड़ा गया था, उसे लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद में दोषी करार देते हुए फांसी की सजा दे दी गई। और वही अजबल कसाब जो पाकिस्तान से आया था, पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुद उसकी तरफ से खुलासा किया गया। और इस दौरान जो हमला हुआ उसमें बड़े जानकारियां, बड़े फुटप्रिंट्स पाकिस्तान के मिले। कई बार डॉजियर्स दिए गए, लेकिन पाकिस्तान ने उन सारे आरोपों को सिरे से नकार दिया। जाहिर सी बात है, आतंकियों की साजिश नई नहीं है, लेकिन अंतर है भारतीय सेना के रिएक्शन में।
अब हर हमले का जवाब कई गुना पलटवार से दिया जाता है। हालांकि पाकिस्तान ना तो आतंकियों की मौजूदगी की बात मानता है और ना ही भारत के पलटवार से हुए नुकसान की बात। अब आखिर ये किस तरह की साजिश है और एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 या उसका एक अलग स्वरूप नजर आएगा क्या, ये जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जो कनेक्ट होगा उनसे आपको मिलवाऊं, लेकिन बड़े सवाल है, क्या आतंकी पाकिस्तान के जल संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं? क्या पाक सरकार का सेना और आतंकियों पर नियंत्रण नहीं रहा? क्या ऑपरेशन सिंदूर 2 का वक्त आ चुका है और उसका क्या एक अलग स्वरूप नजर आएगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल जो मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है ये जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल जे.के. बंसल मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। राजनीतिक विश्लेषक तनुज दीक्षित मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार सुधीर सिंह मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से पत्रकार, पाकिस्तान से नेता इरशाद अहमद PMLN के, वो मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का इस पूरी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। जिस रूप में एक बड़ी तस्वीर यहाँ पर नजर आती है, मैं चर्चा की शुरुआत इरशाद अहमद आप ही से करना चाह रही हूँ। मुझे जरा बताइए कि जिस तरह से सैफुल्लाह कसूरी लश्कर-ए-तोयबा का आतंकी, कुख्यात आतंकी, जिसे डेजिग्नेटेड आतंकवादी घोषित किया जा चुका है, रह रहकर उसके बड़े वीडियो सामने आते हैं, आप लोग उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, लेकिन वो एक एक करके खुद ही बड़े खुलासे कर दे रहा है। अब एक बार फिर से समंदर के रास्ते बड़ी साजिश की बात यहाँ पर सामने आई है। बहुत शुक्रिया। मैं आपसे अर्ज करूंगा, देखिए आप लोग जो भी कहते हैं हम सुनते हैं, क्योंकि आप मजबूर हैं, बेचारे हारे हुए लोग हैं, आपका मुल्क हारा हमसे। आप मुझे ये बताइए कि मेरी इतनी अजीम और इतनी ताकतवर फौज के होते हुए मुझे दहशत गर्दों की क्यों जरूरत पड़ेगी? दूसरी बात यह है कि चंद उलमा का नाम ले लेकर के आप इतने बौखलाए हुए लोग हैं कि आप समंदरों में देखें, जो ये किश्तियां आप दिखा रहे थे, ये क्या दहशतगर्द थे? ये लोग, कोई हो सकता है कोई टिकटॉक बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, आप उसको दिखा रहे हैं कि समंदरों से हम दहशतगर्द हिंदुस्तान भेजेंगे। हम क्यों भेजेंगे? हम तो सीधे फिजा के जरिए हमला करने वाले लोग हैं। मेरी तो इतनी अजीम एयरफोर्स है, इतनी अजीम ताकत है मेरी आर्मी, इतना अजीम चीफ है मेरा फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर। हमें जरूरत काहे की है दहशतगर्दों की? हम तो दहशतगर्दी को खत्म करने पे लगे हुए हैं। इस वक्त जितना भी काम मेरे मुल्क में हो रहा है, जितना भी मेरी एजेंसी, मेरी फोर्सेज, मेरी अजीम आर्मी के लोग काम कर रहे हैं, वो दहशतगर्दी के खिलाफ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने दहशतगर्दी का खात्मा करने का सोच लिया है। अब एक भी दहशतगर्द नहीं बचेगा इंशाअल्लाह, आप बेफिक्र रहिए। और दूसरी बात, अभी भी होश के नाखून ले लें। मैं आपके एक चैनल पे पहले भी बैठा हुआ था, मैं ये कह रहा था कि अभी भी होश के नाखून ले लें, अपनी दहशतगर्दाना सोच को खत्म करें, अपनी सोच बदलें। मैं हमेशा आपके चैनल पे बैठ करके कहता हूं, जब सोच बदलेंगे खुद ब खुद आपके मामलात भी हल हो जाएंगे। आप देखिए हिंदुस्तान इस वक्त तनहा खड़ा है, वला अगर गौर से आप देखें, अगर इंटरनेशनल चैनल देखें, आप लोग तना रह चुके हैं, पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी है। कल तक आप अमेरिका को बुरा कह रहे थे, आज अमेरिका ने अगर एक लिस्ट में आपका नाम हिंदुस्तान का नहीं डाला, जिनको वीजे नहीं दे रहे हैं, आज आप, कल से मैं देख रहा हूं कि आप लोग तारीफ करें। देखें ये पॉलिसी होती है। इरशाद अहमद जी, मैंने आपको इसीलिए बिना रोक टोक के आपको कंटिन्यू बोलने दिया कि ठीक है, मैं जरा जान लूं कि आखिर किस तरह से एक ऑब्सेशन साफ तौर से नजर आता है। आप बार बार कहते हैं कि भाई आपको दहशतगर्दों की जरूरत नहीं, आपकी सेना बहुत मजबूत है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। आपकी सेना इतना अनुभव रखती है लंबे युद्ध का, और यही वजह है कि आपके अपनों के खिलाफ ही अमेरिका इसीलिए आपको इस्तेमाल करने की तैयारी में है कि भाई स्टेबलाइजेशन फोर्स में आपको उसको हिस्सा बनाए। और रही बात दहशतगर्द की या पानी के रास्ते आने की, तो जिस तरह से आपने खास तौर से बड़ी साजिश मुंबई में रची थी, वो भी आपने इसी रास्ते को ही चुना था। और आप बखूबी जानते हैं कि पानी के मामले में भी किस तरह से आप लगातार पिटते रहे हैं। और रही बात दूसरी दहशतगर्दी की, आप बात कहते हैं यहाँ पर इन आतंकियों की। अरे भाई, आपके यहाँ आतंकी खुल्लम खुल्ला घूमते हैं, जरा एक्शन लीजिए। इन्हीं की वजह से आप पूरी तरह से पसते हैं। हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हमें किसी के टुकड़ों की जरूरत नहीं। इरशाद अहमद, जिस तरह से पाकिस्तान को है ना, आप अभी पिछलग्गू बने घूम रहे हैं पाकिस्तान अमेरिका का, और ये बखूबी जानते हैं। और यही वजह है अमेरिका कंट्रोल करने की कोशिश करता है, हिंदुस्तान नहीं होता, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं यही बात यहाँ पर सुधीर सिंह जी से जानना चाह रही हूँ। सुधीर सिंह जी, जरा इरशाद अहमद जी को तस्वीर दिखाइए, उन्हें बताइए कि कैसी बड़ी साजिश पानी के रास्ते रखी जाती है और अमेरिका के नाम से बहुत उछलने की कोशिश करें। अमेरिका कभी भी इनको एकदम ऐसी धराशायी कर देगा। नैना जी, सवाल ये है कि उनका, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, उनके यहाँ नहीं है, तो वो तो
आर्मी के इशारे पे नाचेंगे। उन्होंने फील्ड मार्शल ऐसे दे दिया जैसे कि बच्चे को बाजार से खरीद के चॉकलेट खुश करने के लिए हम दे देते हैं। तो उनकी अपनी सोच है, उनको रहने दीजिए, खुश रहने दीजिए बस। मैं ये कहूंगा कि जब अभी के पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी साहब राष्ट्रपति थे तो बंबई हमला हुआ था। तो उन्होंने एक बयान दिया था जो मुझे याद है 2008 में कि द पीपुल हु अटैक्ड ऑन इंडिया आर नॉन स्टेट एक्टर्स एंड वी आर नॉट अकाउंटेबल फॉर दैट। तो हमला भी कर देंगे, कहेंगे कि हमारे यहाँ से गए ही नहीं। भले पकड़ के कसाब को आपने रख दिया, वो कहेंगे कसाब ईरान का है, हमारे यहाँ का नहीं है, तो क्या कर लेंगे आप। सवाल ये है कि हमको पानी के रास्ते का एक नया हमला होगा, दुनिया के तमाम देशों में होता रहा है और हमारे यहाँ भी हुआ है। बंबई इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। सवाल इस बात का है कि हमको इजराइल के पैटर्न पर राउंड द क्लॉक रेडी रहना है, अलर्ट मोड में रहना है और जहां कहीं भी आतंकी आए उनको इलिमिनेट कर देना है, जो पानी के रास्ते से आए या और किसी रास्ते से आए। इलिमिनेशन जरूरी है, चूंकि हमारे लिए अभी स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, इनके लिए इनस्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। ये एंजॉय करें, 1000 लोग तो इनके यहाँ आतंकियों के द्वारा हर साल मारे ही जा रहे हैं, एंजॉय करें, वो हमको उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमको स्टेबिलिटी चाहिए। हम 8% के रेट से बढ़ रहे हैं और 8% के रेट से बढ़ने के लिए हमको स्टेबिलिटी चाहिए और वो स्टेबिलिटी, कोई भी आतंकी हमला होता है तो स्टेबिलिटी थोड़ी सी भंग होती है। तो हमको बहुत ही राउंड द क्लॉक अलर्ट रहना चाहिए। जहां तक बात अमेरिका की है कि अमेरिका ने हमको इस लिस्ट में रखा, उस लिस्ट में रखा, हम टुकड़ों पर पलने वाले नहीं है। हमारे एक्सचेकर में $700 बिलियन पड़े हैं, हमको किसी की मदद नहीं चाहिए। अमेरिका से हमारा तिजारत है और तिजारत लगभग $150 बिलियन का इस बार भी पहुंच जाएगा। और आज न कल डोनाल्ड ट्रंप को यह एहसास होगा कि भारत के बगैर ये साउथ एशिया में उनकी दुकान चलने वाली नहीं है। वो अब रियलाइज कर रहे हैं। अभी जो एक लिस्ट छोटी सी आई जिसमें हमारे पाकिस्तानी मित्र चर्चा कर रहे थे, वो खुद उनको लगा है कि उनको क्यों उस लिस्ट में। अभी जरा मुझे सुनिए, अब मैं आपको जवाब देना चाहूंगा। उनके रिएक्शन से लग रहा है कि वो खुद परेशान है उससे। हम परेशान नहीं है, हमको लिस्ट में डालें या रखें, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये रिपब्लिक डे है 26 तारीख को और यूरोपियन यूनियन से हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है। यूरोपियन यूनियन में बहुत बड़े बड़े 12 देश हैं और हमारे लिए $500 बिलियन का ट्रेड का एक मार्केट खुल रहा है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा ट्रेड 2030 तक 3 ट्रिलियन का पहुंचना है। और जैसा नैना जी हमने कहा कि हमारे लिए सिक्योरिटी बहुत ही अहम है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए जरूरी है। तो हमको राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी रखनी चाहिए और जहां कहीं कोई आतंकी है उनको खत्म करना चाहिए। और अगर कोई पाकिस्तान में भी दिखे तो हमको जैसे निकोलस मादुरो को अमेरिका उठा लाया, हमको भी उनको उठा लाना चाहिए और खत्म करना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है जी। अभी मैं जवाब दूंगा इनको। अभी आप बात कर रहे थे कि मेरे पाकिस्तान में धमाके होते हैं, करवाता कौन है। आप ये देखिए आप एक कसाब को लेकर के फिरते हैं, कसाब से क्या आपको मिला था? एक मिल्क पैक का डब्बा, जिसकी वजह से आप पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते हैं कि पाकिस्तान ने, हमारी एजेंसी ने आपके मुल्क में धमाके कराए, आपके मुल्क में मुंबई अटैक कराया। देखिए मैं आपसे हमेशा ये सवाल करता हूं, इतना बड़ा अटैक हुआ कि आप बड़े ज़हीन और आप बड़े सीनियर नेता हैं, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, बस सारी चीजों को बखूबी जानते हैं। रही बात अगर सिर्फ अजमल कसाब की नहीं है, ऐसी एक लंबी फहरिस्त है। अगर इतना ही था तो खासतौर से जब मौलाना मसूद अजहर भारत में था तो क्यों उसको छुड़ाने के लिए कंधार हाईजैक कराना पड़ा? आखिर क्यों आपने हाफिज सईद को अपने घर के अंदर बैठा कर रखा है? और क्यों अभी हाल ही में हाफिज अब्दुल रऊफ का एक बयान आया, उसने तो बाकायदा मरकज और इन सारी बातों का जिक्र कर दिया कि भाई ऑपरेशन सिंदूर में बहुत डैमेज कर दिया हमें। आपका यही जिस अभी आप आवाज सुन रहे थे सैफुल्लाह कसूरी की, उसने तो एक एक करके कितने खुलासे कर दिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब मिंबर पे कोई मौलाना खड़े होते हैं जो अपनी बात कर रहे होते हैं, वो कोई बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनके जाती राय है। उसका मतलब मेरे पाकिस्तान के इदारे से नहीं है। जब कोई मौलाना मस्जिद में खुतबा दे रहे हैं या अनाउंस कर रहे हैं, कोई ऐलान कर रहे हैं, उसका हुकूमत की पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं। एक एक करके बात कर लेते जी जी। इसलिए इनका कोई कंटेक्स्ट नहीं है नैना जी, इनके ऊपर तवज्जो फरमाने से हमको कोई फायदा नहीं है। चूंकि पाकिस्तान की आर्मी पावरफुल है, जो इलेक्टेड लीडरशिप है वो ऐसे हैं। कल इमरान खान जेल में थे, परसों नवाज शरीफ थे,
अगले दिन जरदारी साहब थे, तो फिर ये एक से एक जेल में अल्टरनेट करेंगे। उनका खेल है, वो खेलते रहें, मजा लेते रहें। हम तो देख रहे हैं कि भाई कैसे टेलर मेड डेमोक्रेसी पाकिस्तान में चलती है। उनको मुबारक हो। हमको अपने डेवलपमेंट पर तवज्जो देनी है, अटेंशन देना है। इनकी जो स्थिति है वो अपना, इनको मुबारक हो। यस, अगर हमारे यहाँ कोई आतंकी आएगा, छेड़ेगा, तो हम छोड़ेंगे नहीं, बुरी तरीके से मारेंगे। उस पे हमको कमर कसना चाहिए। ठीक है इरशाद अहमद। मैं आपसे अर्ज करूं कि हम आतंकी नहीं भेजते, ना हम आतंक पसंद करते हैं। हम तो आतंकियों को मार रहे हैं। मैंने आपको शुरू में भी कहा। दूसरी बात यह है, आपके लिए आतंकी कौन है? आपके लिए आतंकी है कौन, जरा ये बताइए। आपके लिए क्या लश्कर ए तोयबा आतंकवादी संगठन है, जैश ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन है, हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन है क्या? बड़ा नाम है मोदी सरकार, हिंदुस्तान जो आतंक फैला रहा है। कितना फोबिया है आपको जनाब, कितना फोबिया है। मैं समझती हूँ ऑपरेशन सिंदूर या सर्जिकल स्ट्राइक या स्ट्राइक के बाद में आप लोगों की नींद उड़ी रहती है। भाई जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आपके राष्ट्रपति ही तो बंकर में बैठने को मजबूर थे। उन्होंने खुद ही ये बात कही। आपके खुद यहाँ पर खुद बाकायदा आपकी, जिन्हें आपने फील्ड मार्शल बनाकर रखा है, फील्ड मार्शल बनाकर रखा है, वो खुद ही मौके पर तो थे नहीं। दूसरों का क्रेडिट खुद लेने की बात में यहाँ पर नजर आते हैं। लेकिन तनुज दीक्षित, मुझे एक बात बताइए, आतंकी संगठनों की जब बात आती है तो इनको ये बड़ा फोबिया नजर आता है हिंदुस्तान का। लेकिन पहले भी बड़ी साजिशें रची गई हिंदुस्तान के खिलाफ। एक बार फिर से साजिश का ये बात सामने आती है। और उसके पहले जो साजिशें थी, बाकायदा डोजियर दिए गए, जिसको कभी इनकी तरफ से स्वीकार नहीं किया गया। तो अभी आतंकियों का एग्जिस्टेंस तो कहां ही एक्सेप्ट करेंगे ये? अरे पाकिस्तान हमेशा ये कहता है कि हमारा आतंकियों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ऐसा कोई आतंकी नहीं जिसका लेना देना पाकिस्तान से ना हो। बताइए एक ऐसा आतंकी जिसका पाकिस्तान से कभी लेना देना ना रहा हो या उसका कभी जिक्र ना रहा हो। आज लश्कर का कमांडर जो है सैफुल्लाह, वो बयान दे रहा है कि जंग जो है वो केवल धरती तक सीमित नहीं है। अरे तो आकाश से आ जाए, जल से आ जाए। भारत आज हर स्थिति में पूर्ण रूप से तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, क्या इस तरीके के आतंकी तत्व बिना किसी सरकार के, बिना पाकिस्तान की सरकार के कैसे पनप सकते हैं? कैसे इनको क्यों उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही? क्यों वो खुलेआम मीडिया में आकर के बयान दे रहे हैं? यूएन पूरा बयान, यूएन संगठनों का पूरे नजर है बयानों पर। पाकिस्तान ही है जिसके कान में जरा सी भी जू नहीं रेंग रही है। ऐसा नहीं लगता नैना जी आपको? इसमें कोई शक नहीं। देखिए यही तो एक बड़ी चिंता की बात हो जाती है कि पाकिस्तान में ये कहते हैं कि भाई हम आतंक के खुद ही ये कहा जाए कि विक्टिम है। इरशाद खान अहमद जी, जरा जवाब दीजिएगा तनुज दीक्षित का। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, देखिए आपने सवाल किया आतंक कौन, मैंने कहा आतंक का सबसे बड़ा नाम हिंदुस्तान। दूसरी बात, आपने मुझे पूरा सुना नहीं। देखिए मेरे दुनिया के किसी भी एम्बेसी से एम्बेसिडर को नहीं निकाला गया आतंकी कह करके। आपके पूरी एम्बेसी को बंद किया गया कनाडा में। अच्छा। जहां आपने सिखों को शहीद करने का ठेका लिया हुआ था, जिनको मरवाने का पूरे देखें पूरी दुनिया में। नहीं, आपके कितने मरे आप वो बताइए। हमारे तो शहीद हुए वो हमको पता है। मैं आपके दरमियान में नहीं बोला, देखें नहीं। लेकिन इरशाद अहमद, अगर आप गलत तथ्य देंगे, सुनिए, आपने हिंदुस्तान का नाम लिया। मुझे एक बात बताइए, यूएन की तरफ से भारत के ऐसे कौन से संगठन को घोषित किया गया है आतंकवादी संगठन? ऐसे कौन से व्यक्ति को किया गया अमेरिका की तरफ से, या ऐसी कोई जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, संगठन, उनकी तरफ से किसे किया गया है आतंकवादी संगठन घोषित? मैं तो कह रहा हूं कनाडा में एससीटीएफ की तरफ से किसे ग्रे लिस्ट में डाला गया आतंकी फंडिंग को लेकर? आईएमएफ की तरफ से किसे बेल आउट बार-बार इस रूप में मिला? अभी पूरी दुनिया में कौन से मुल्क के लिए थू हो रही है, कौन से मुल्क को साइड लाइन पे कर दिया गया, वो है हिंदुस्तान। देखिए मैं बता रहा हूं, कौन से मुल्क के लिए? प्लीज ये थू वाली बात तो आपको आपके मुंह से बिल्कुल भी अच्छी इसलिए नहीं लगती, जो अपने ही हिस्से को बेच देता है। तनु जी भी कुछ कह रहे हैं, प्लीज जी, सारे गेस्ट को ऑडियो अप करेंगे। ये कहता हूं, हम तो पाकिस्तान को आतंक के रूप में देखते हैं। एक ऐसा मुल्क जो हर आतंकी को पनाह देता है, आतंक को वहां से बढ़ाता है। और निश्चित रूप से पाकिस्तान ही वो देश है जिसमें इस तरीके सैफुल्लाह जैसे लश्कर के कई संगठन वहां एक्टिव हैं और इस तरीके की वहां बयानबाजी होती है ओपन मीडिया में। और वहीं के शासन को दिखाई नहीं देता, प्रशासन को दिखाई नहीं देता। वहां के नेता चैनल पे आकर के पाकिस्तान की बिगुले बजा रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं दिखाई नहीं देता कि उनके यहां पर कितने आतंकी संगठन पूर्ण रूप से एक्टिव हैं और वो क्या मीडिया में, अंतरराष्ट्रीय मीडिया में उनके क्या बयान जा रहे हैं, इसके बारे में उनको कुछ जगजाहिरी जानकारी नहीं है।
इसमें कोई शक नहीं। सुधीर जी भी कुछ कह रहे हैं। सुधीर जी देखिए नैना जी, इस पर बहुत बहस की गुंजाइश नहीं है। हमारे जो पाकिस्तानी भाई आए हैं वो तो डिफेंड करेंगे ही, लेकिन अगर पाकिस्तान का सोशल मीडिया आप देख लें तो लोग खुले मान रहे हैं कि पाकिस्तान कर क्या रहा है, आज हालत क्या है। आप अमेरिका से कनाडा की चर्चा हमारे भाई ने की, पाकिस्तानी भाई ने, लेकिन कनाडा के साथ हमारा 25 बिलियन डॉलर का ट्रेड है और आपका पूरे यूरोप के साथ 20 बिलियन डॉलर का ट्रेड है। भाई कहाँ आप खड़े हो, हम कहाँ खड़े? हमसे तुलना करना छोड़ दो, डेवलपमेंट अपने आप को करो। आपकी भी यहाँ गुर्बत है, उसको खत्म करने पर ध्यान दो। ये आतंकी भेज के आपकी सरकार थोड़ी सी चल जाएगी, आर्मी को थोड़ी सी लिग्टिमेसी मिल जाएगी, लेकिन आपकी गुर्बत नहीं जाने वाली है। जब तक हिंदुस्तान के साथ आप एक कॉमन रिलेशन नहीं रखोगे, 3300 किलोमीटर की हमारी बॉर्डर लगती है, आप टमाटर ऑस्ट्रेलिया से मंगाएंगे, आलू अफ्रीका से मंगाएंगे तो काम आपका चलने वाला नहीं है। हमसे आपको तिजारत करनी ही पड़ेगी, तभी पाकिस्तान के जो आम जन हैं उनको सुविधा रहेगी। लेकिन आपको सुधीर जी ये बात तो हिंदुस्तान की तरफ से क्लियर कट मैसेज है। तिजारत तभी होगी, बातचीत तभी होगी जब आतंकवाद को खत्म किया जाएगा। लेकिन सैफुल्लाह कसूरी, हाफिज अब्दुल रऊफ, हाफिज सईद और ऐसे तमाम अलग अलग आतंकी जो कि ये अलग अलग संस्थाओं से डेजिग्नेटेड आतंकवादी घोषित हैं, ये खुल्लम खुल्ला अगर इस रूप में रैलियां करते हैं और दिखावे के लिए पाकिस्तान कार्रवाई करता है कि भाई साहब ये संगठन हमारे यहाँ पूरी तरह से बैन है, आतंकवाद और बातचीत एक साथ संभव है क्या? सुधीर जी आतंकवाद और बातचीत बिल्कुल संभव नहीं है। खून और जो है बातचीत दोनों साथ साथ नहीं होगा। लेकिन ये पाकिस्तानियों को समझना चाहिए कि आज वो कहां खड़े हैं। कटोरा लेके घूम रहे हैं, 21 बिलियन डॉलर उनके ट्रेजरी में है, बिल्कुल खाली है। 6 महीने का बिल नहीं है उनको। इस साल जो 2026 है 150 बिलियन डॉलर कर्ज में और उसके सूद में देने हैं। पैसे कहाँ हैं इनके पास? इनकी हालत बहुत ही खराब है, खस्ता हालत है। और इरशाद अहमद कह रहे हैं हिंदुस्तान की स्थिति को देखिए। नहीं है, देखिए ये जनता का ध्यान, पाकिस्तान की जनता बहुत शरीफ है, उसको मुगलाते में डालने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए 1-2 आतंकी हमले 6 महीने 8 महीने में कर देते हैं, जिससे टेंशन दूर रहे और इनकी जो मिलिट्री की जो जाली हुकूमत है वो चलती रहे। अब मुल्क का सबसे बड़ा लीडर इनका इमरान खान है, उस बेचारे गरीब को रावलपिंडी के जेल में बगैर खिड़की के फेंके हुए हैं, ठंड में बेचारा गल रहा है। तो ये तो इनकी सूरत हाल है। ये सारी चीजों को आप सुधारो। ये आतंकवाद की लड़ाई अब भारत से आप नहीं लड़ सकोगे, आपको महंगा पड़ रहा है और आप इस भार से दब जाओगे, टूट जाओगे, ये वजन आप नहीं उठा पाओगे। इसलिए बेहतर है कि आप अभी तकरीर बंद करें इनकी, मैं जवाब दूंगा। पहले तो ये है कि हिंदुस्तान की हमें किसी किस्म की जरूरत नहीं है, हमारा सीपैक तैयार है, पूरी दुनिया से ट्रेड जारी होने वाला है। हम तो आपको भी ऑफर दे रहे थे कि अपनी गुर्बत मिटाने के लिए, गरीब खत्म करने के लिए, गुर्बत खत्म करने के लिए आओ पाकिस्तान के साथ ट्रेड करो। अगर आप हिंदुस्तान में देखें, जितने हम बेड पे सोते हैं उससे 20 गुना लोग आप सड़कों पे, फुटपाथों पे सोते हैं आपके लोग। अगर आप झूठ नहीं बोले, अगर हकीकत को तस्लीम करें। इरशाद अहमद कितनी बार आए हैं हिंदुस्तान? मुझे लगता है कि जिनके यहाँ पर 700 रुपए किलो अगर टमाटर मिले, जिनके यहाँ पर पेट्रोल 1000 रुपए लीटर के हिसाब से मिले, कई 100 लीटर के हिसाब से मिले, तो उनको तो ये बोलना बिल्कुल भी बेईमानी होगा। रही बात सीपैक की, सुनिए जरा, मैं हालांकि बात कर रही थी साजिश की, आप जिस सीपैक की बात कर रहे हैं ना, आपने बलूचिस्तान वासियों की छाती को पूरी तरह से चीर करके उनके साथ में फिर बेईमानी करके बेच दिया, जो आप 78 साल से करते आए। 1947 में बलूचिस्तान ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, वो नहीं आना चाहता था पाकिस्तान के साथ। 227 दिनों तक उन्होंने स्वतंत्रता के साथ में अपना ये कहा जाए कि अपने आप को जिया, लेकिन पाकिस्तान ने दबाव बनाकर ले लिया और बलूचिस्तान 78 साल से अभी भी वही मांग करता है, बोलता है कि सीपैक हमारी छाती पर लाकर दिया, हमारा खून चूसते हो लेकिन हमें देते नहीं हो कुछ, हमें बिजली तक दे नहीं रहे। सबसे ज्यादा समृद्ध वहां पर गैस वहां पर लोगों को मिलती नहीं, बिजली वहां पर मिलता नहीं, पानी मिलता नहीं, दूसरे आप हिस्सों को दे देते हैं। और सीपैक के नाम पर जिस तरह से आपने उन्हें बेचा है ना, प्लीज मुझे लगता है कि कभी तो ईमान या दिल पे हाथ रखकर बोलिए कि उनका भी भला करेंगे। बोलती रहेंगी तो हमें बुलाने का फायदा नहीं है, मकसद नहीं है। आपने बात की अभी मेरे बलूचिस्तान पे, बलोचियों पे, आज भी मेरी बलोच भाई मेरे साथ बैठे हुए थे, अभी मीटिंग हम लोगों की खत्म हुई है। वो जितना प्यार बलूचिस्तान वाले करते हैं, बलोच करते हैं,
बलोच करते हैं, आपकी सोच होगी। दूसरी अच्छा, बात, तो इरशाद ये अहमद जिस मुझे तरह- एक बात जिस तरह का बताइए, प्रोपेगेंडा- बलूचिस्तान की तरफ से ही अभी हाल ही में ये खबर सामने आई थी कि भाई वहां के बलूचिस्तान की तरफ से तो ये कह दिया गया कि जो शहबाज शरीफ है बगैर वीजा के बलूचिस्तान में एंटर नहीं करें। उन्होंने तो अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है, वो नहीं रहना चाहते पाकिस्तान के साथ में। तो अभी कह रहा हूँ ना, मेरी अभी मीटिंग खत्म हुई है, बलूचिस्तान से आए हुए गेस्ट थे मेरे, उनके साथ मीटिंग खत्म हुई है अभी। आपको मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर ये दहशतगर्द की बात करें, दहशतगर्दाना सोच की बात करें, ये हिंदुस्तान से प्रोपेगेंडा आता है मेरे बलूचिस्तान के खिलाफ, मेरे आजाद कश्मीर के लोगों के खिलाफ, मेरे केपीके के खिलाफ। बहुत ही शर्मनाक बात है इरशाद अहमद जी। सुधीर जी कुछ कह रहे हैं पहले जी। एक मिनट, अभी ये सी पैक की बात कर रहे हैं कि सी पैक तैयार है। अरे भाई, सी पैक तो चाइना बंद करने वाला है। अभी आपकी बीजिंग में दिसंबर में जो मीटिंग हुई है उसमें चाइनीज ने किस भाषा में आपसे बात की है कि आपका सी पैक फेल कर गया, कोई काम जो है जो 15 में पूरा होना चाहिए ये 26 में पूरा नहीं हो पा रहा है, ये रोड नहीं बना, वो रोड नहीं बना, वो तमाम चीज, और उनको रिटर्न नहीं आ रहा। अभी आपको जरूरत नहीं है मेरे सीपैक के लिए। आपका मकसद ऐसा ना गन्ने की तरह चूस के निकाल लेंगे आपका खून। आपको सीपैक पता चलेगा 2-3 साल के अंदर, आपको सीपैक पता चल जाएगा कि सीपैक में गन्ने की तरह कैसे खून निकालते हैं चाइनीज। आपको समझ में आ जाएगा। जो सी पैक पर आप कूद रहे हो ना, वो फर्जी है, वो कुछ नहीं है, वो कहीं कुछ डिविडेंड उससे जीरो निकलना है। आप 5 साल इंतजार करके देख लेना। मैं 5 साल क्या, मैं आपको चंद महीनों की बात कर रहा हूं। चंद महीने पहले आपने हमसे जंग लड़के देख ली, भाई हम तो आपको 5 साल दे रहे हैं, हो गए। प्रोडक्शन है अभी। चंद महीनों में देख लें कि आपकी हालत क्या की पूरी दुनिया ने जब हारे आप पाकिस्तान। अरे भाई, आप चाहे तो हमारी चिंता की हो, अपनी करो ना। अभी आप IMF की बात कर रहे थे कि हम लोन लेते हैं। खुदा की कसम, जितने हमारे मुआहदे हो रहे हैं हमारे जहाजों के, जितना हमारा डंका बज रहा है जीत का, जितना जश्न मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जीत का, आपकी सोच होगी। अब कैसा चेहरा बना रहे हैं, देखिएगा शीशे में, देखिएगा अपने आप को। मैं वही कह रहा हूं ना, पाकिस्तान की जीत का जश्न अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अभी तक पाकिस्तान की जीत का जश्न पूरी दुनिया से खत्म नहीं हुआ। क्या बात है। छुपा हुआ है। हमारे गांव में कहा जाता है कि भांग खा के लोग दिन में सपने देखते हैं, वैसे ही आप भांग खा के बोल रहे हो। आप बुरी तरीके से हार के आप जीत रहे हो। देखिए, अल्लाह आपको उल्टा सीधा बोल ज्ञान दे। इरशाद अहमद, मैं यहाँ पर सुनिए तनुज का भी रुख करूं, लेकिन मैं आपको इरशाद एक बात ये जरूर बताती जाऊं इरशाद जी कि आप भले ही जिस फेक नैरेटिव के माध्यम से जो एक बड़ी और झूठी तस्वीर आपको आपके फील्ड मार्शल की तरफ से दिखाई गई, और उनकी तरफ से भाई उन्होंने इतनी इम्यूनिटी भी गेन कर ली, लेकिन वो खुद ही आप ही के पाकिस्तान के मौजूद, जिन्हें आप आतंकी नहीं मानते लेकिन जो डेजिग्नेटेड आतंकवादी हैं, वो कभी मौलाना के नाम पर या कभी अन्य स्तर पर निकलते, वो खुद ही आप लोगों की झूठ की पोल खोलते जा रहे हैं, खुद धज्जियां उड़ा देते हैं। कल ही हाफिज अब्दुल रऊफ का एक बयान आया, सैफुल्लाह कसूरी का बयान आया, उसने ऑपरेशन सिंदूर पर मुहर लगा दी। बाकायदा ये भी कह दिया कि भाई नूर खान एयरबेस जो है वो किस तरह से ध्वस्त हुआ था, वो खुद आपके इशाक डार की तरफ से कह दिया गया। आपके खुद हाफिज अब्दुल रऊफ ने कहा कि जिस मरकज में कई बच्चे थे, वहां पर उन बच्चों के, उनके परिजनों को यही चिंता थी कि भाई कुछ गड़बड़ होने वाली, वो नहीं चाहते थे कि वो वहां पर रहें, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ट्रेनिंग कैंप पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, वहां पर हम जा भी नहीं सकते। तो ये खुद ही आपके लिए कहा जाए कि खुद धज्जियां उड़ाने के लिए, पोल खोलने के लिए आपके अंदर के आतंकवादी ही काफी है। तनुज दीक्षित जी, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब एक और बड़ी ऐसी साजिश का खुलासा किया तो ऐसा नजर नहीं आता कि अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो लगातार जारी है, लेकिन उसका प्रारूप और भी ज्यादा घातक होगा, और अब एक बार ये कहा जाए हवा से लेकर जमीन, जमीन से लेकर समंदर तक हर जगह पर अब जवाब देने की बारी है। कह रहा हूं कि आपकी सोच है, जब हम आपको जवाब एक दफा दे चुके, जब आप शिकस्त खा चुके, अब आप जरूरत नहीं करेंगे। देखिए आपके पास, सुनो मुझे एक बात बताओ, ये जो झूठे नैरेटिव हैं ये आप अपने पास में रखें, आप अपनी जनता को बेवकूफ बना सकते हैं, पूरी दुनिया सैटेलाइट इमेजेस को आप झुटला नहीं सकते। और रही बात अब जवाब देने की, सुनो 1947 से लेकर 2025 तक, और 26 में भी जगह जगह जवाब आपको मिल ही रहा है। 2025 तक लगातार एक बार नहीं कई बार पाकिस्तान को जवाब दे दिया गया। पहले हम जवाब देते थे भाई आपको सबूतों के साथ में, लेकिन जब आपने हर बार स्वीकार करने से मना कर दिया तो अब उसके बाद भी हो गया कि अब डोजिया नहीं देंगे, अब जवाब दिया जाएगा बाकायदा। तनुज जी, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, मैं ये पूछता हूं कि जीरो एक्शन क्यों है? आखिर कमांडर सैफुल्लाह मीडिया में बात करता है, उसको कौन सिक्योरिटी दे रहा है? उसको मीडिया का प्लेटफॉर्म कौन दे रहा है?
ये कितना बड़ा प्रश्न है। अगर आप लश्कर को सपोर्ट नहीं करते हैं पाकिस्तानी, तो कैसे मीडिया, आज सेना चुप है पाकिस्तान की सरकार चुप है, ये क्या महज एक इत्तेफाक है? ये कोई इत्तेफाक है? नहीं, ये सिग्नल है, ये साजिश है, ये साजिश है, साजिश है, ये अहमद जी साजिश है। ये आज जिस तरीके से खुले आम, जिस तरीके से पाकिस्तान का वजीर आजम और आर्मी चीफ पूरी दुनिया में मेहमान खाने उनके अरे मेहमान खाने की बात नहीं है, उन्होंने इतने मेहमान बना रखे। मैं आपके मेहमानों की लिस्ट बताना चाहता हूं, मैं आपको बताता हूं। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, तहरीक तालिबान, हक्कानी नेटवर्क, अल कायदा, लश्कर जंगी, ISIS, अरे क्या नहीं है आपके यहाँ पर सिवाय आतंकवादियों के? है क्या पाकिस्तान में? आपके यहाँ क्या है और सिवाय पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के है क्या? मैं भी जानना चाहता हूं। आप कौन से मेहमान खाने की बात कर रहे हैं अहमद जी? कौन से मेहमान खाने की बात कर रहे हैं आप? पाकिस्तान में अमन है, शांति है, अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा अमन, कौन सी शांति? बारूदों के नीचे, बारूदों के ऊपर? मैं क्या, बारूद तो हमने आपको दिया ना। अब लेकिन इरशाद जी, अरे अभी घर में आग लगाकर आप कैसे शांति में रह सकते हैं? आप तय कर लें। कभी आप कहते हैं कि आप खुद आतंकवाद से त्रस्त हैं, कभी आप खुद विक्टिम कार्ड खेलते हैं, कभी आप खुद ये शांति अमन चैन की बात करते हैं। ये बड़ा बेईमानी और बड़ा कॉन्ट्रोडिक्टरी हो जाता है। आप टिकटॉकर दिखा रहे हैं, दरिया में टिकटॉकर दिखा रहे हैं, उनको कह रहे हैं दहशतगर्द हैं। दहशतगर्द ऐसे आते हैं, जैसे हमने आपके दहशतगर्द मारे हैं, कुलभूषण जैसे पकड़े हुए हैं। हमने अभी नंदन को मार के गिराया। कितने डॉजियर दिए आपने, सबूत तक तो आप दे नहीं पाए कुलभूषण जाधव को लेकर। आप बार बार एक नाम लेकर यहाँ पर बैठते हैं और जिस तरह से आपने उनको गलत तरीके से कब्जे में लिया, बाकायदा इसको लेकर भारत ने तो कितनी बार डॉजियर दिए, कितनी बार सबूत दिए, क्या कभी कोई एक्शन लिया? हाफिज सईद को आपने घर में बैठाकर सराखों पर बैठाया हुआ है और नाम दे दिया कि भाई वो तो हाउस अरेस्ट है। भैया, आपने मौलाना मसूद अजहर को घर में बैठा रखा है, आतंकियों के जनाजे में जाता हुआ वो नजर आता है रोने के लिए। सैफुल्लाह कसूरी तक कहता है कि पाकिस्तान की सेना मुझे जनाजे में नमाज अता करने के लिए बुलाती है। अब इससे ज्यादा और क्या बात कही जाए? तनुज दीक्षित जी, नैना जी, इनके यहाँ पर तो आर्मी के जो चीफ कमांडिंग ऑफिसर है, वो आतंकियों को शहीद का दर्जा देते हैं, उनके जनाजों में शामिल होते हैं। इससे ज्यादा आधिकारिक और सरकारी रूप से इससे ज्यादा क्या स्वीकृति चाहते हैं कि आतंकियों की कितने स्थान है पाकिस्तान में? ये ऐसा तो और कोई मुल्क में नहीं होता और किसी देश में कभी देखने को नहीं मिलता जैसा पाकिस्तान में देखने को मिलता है। मैं कह रहा हूं कितने बेबस हैं आप लोग। चंद नाम आपने याद किए हुए, किताब लिखाई है जिसको, अरे चंद नाम नहीं है, ये संगठन है जो हजारों लाखों की तादाद में लगभग पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा ही आपके यहाँ पर इसी आतंकवादी संगठनों का है। मैं कह रहा हूँ पिछले 15 साल से आप लोगों के चैनल्स पे मैं काम कर रहा हूँ। एक ही ये किताब है आपके पास, रटी रटाई, वो आके आप बोलते हैं। ये रटी रटाई किताब नहीं है। आज 26/11 का हमला कोई नहीं भूला है भारत में। 26/11 नहीं भूला है कोई। मैं ये कह रहा हूँ जब तक आप लोगों की आंखें नहीं खुलेंगी, बहुत देर हो चुकी होगी। आंखें आपको खोलने की आवश्यकता है अहमद जी। अब पाकिस्तान की आंखें खुलेंगी, हिंदुस्तान के पाकिस्तान की आंखें, अब पाकिस्तान की आंखें खुलने की बारी है। कौन सी आंखें खोलने की बात कह रहे हैं आप? हमने आंखें खोली और यही वजह है कि अब हम जवाब पे जवाब देते हैं। और दूसरी बड़ी बात आप कहते हैं ना, मैं आपको जरा एक बात समझाऊं। आप आंखें ऐसे मूंद के बैठे हैं कि 78 साल हो गए, आप हमेशा दूसरों के सहारे ही अपना जीवन बिताने पर मजबूर हैं। अगर आप भारत के साथ में कुछ 1% भी सीख लेते ना, अगर 1% भी सीख लेते तो उससे क्या होता? आप चौथी नहीं तो कम से कम 10वीं या 15वीं या 20वीं तो बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाती दुनिया की। और ये भी छोड़िए, आप कम से कम एक बार ही लोकतंत्र अपने देश में घोषित कर देते, क्योंकि आपके यहाँ वो स्थिति तक तो इस्टेब्लिश हो नहीं पाई। और रही बात आतंक की, आप आतंकवादी की परिभाषा क्या देते हैं? आपने आतंकवाद को खुद पाला, खुद पोसा और खुद लगातार उसको बढ़ावा दिया और अब वो आपके लिए खुद ही नासूर बन जाता है। आप अगर BLA या TTP की अगर बात करते हैं तो TTP को बनाया किसने? तालिबान को बनाया किसने? अब आपने पहले उसको इतना सपोर्ट किया, वो आपके लिए अब मुसीबत बन गया, तो उसमें भी आपको भारत की कमी नजर आती है। हम तो मुसलसल आपको कहते हैं कि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ एक अलम उठाया है, अलम बुलंद किया है। कैसे उठाया है जरा बताइए? दहशतगर्दी कैसे उठाया है जरा बताइए? मैंने कहा ऑपरेशन सिंदूर में दहशतगर्द की एक फौज को मारा हमने। अच्छा। बहुत बड़ी फौज को, अपने से 100 गुना बड़े दहशतगर्दों को मार के भुगाया, खुदा की कसम।
उसी का जश्न है आज तक। तो अब उसके बाद आपके यहाँ सारी चीजें व्यवस्थित हो गई क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद? ठीक है, अगर मैं आपके इस फेक नैरेटिव को मान भी लूं तो क्या आपके यहाँ सारी चीजें व्यवस्थित हो गई? क्यों बलूचिस्तान में वहां पर स्थिति बिगड़ती है? क्यों अभी कुछ दिनों पहले ही आपके यहाँ, कुछ महीनों पहले इस्लामाबाद में बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आए? क्यों सरकार से और आपके हुक्मरानों से नाराज हैं? क्यों आपको उन पर गोलियां दागनी पड़ी आपकी खुद की ही आवाम के ऊपर? आपको बताता हूँ, देखिए एक तो यह है कि ये जमहूरी मुल्क है, हमारे मुल्क में तमाम लोग आजाद हैं। वो अपनी आजादी से अगर कोई जलूस निकालता है, जलसा करता है, उसको हम रोकते नहीं है। हाँ, अगर मेरे मुल्क के इदारों के खिलाफ कोई हरकत करता है तो फिर इदारे हरकत में आते हैं। अब क्या ख्याल है कि मैं अपने शोधा की कब्रों पे या अपने GHQ पे हमला करवा दूं लोगों से? इतने तो कमजोर नहीं है हमारे इदारे। तो उनको सबक सिखाया जाता है। फिर जब सबक सिखाया हमने, हिंदुस्तान को भी मेरे इदारों ने सबक सिखाया है। हम उनके साथ थे, हम शाना बशाना अपनी आर्मी के साथ खड़े थे, अपने इदारों के साथ खड़े थे। मजाक नहीं है, मेरे जनता खड़ी आपके इदारों के खिलाफ। आप जो है, आपका हाल ईरान जैसा होगा। जो ईरान में आज हो रहा है ना, वो कल पाकिस्तान में होगा। नोट कर लो आप इस बात को। सारे इदारे वाले भाग जाएंगे दुबई और लंदन में अपना जो घर बनाया है ना, वहां जाके रहेंगे इदारे वाले। ये सब जनता के हक और हकूक को लूटने वाले आपके इदारे हैं। ये सब ईरान जैसा बुरा हाल होगा आपका। दसियों हजार लोग आपके रोड पर मारे जाएंगे, खून की होली खेली जाएगी आपके सड़कों पर जनता के द्वारा। और ये इदारे जो है ना, ये इनका चेहरा छिपाए नहीं छिपेगा। जो इदारों की बात कर रहे हैं, ये तो लुटेरे हैं, अधिकारों के लुटेरे हैं, फंडामेंटल राइट, ह्यूमन राइट के वायलेटर हैं आपके इदारे। किस इदारे की आप बात कर रहे हैं? आप जरा चुप, जो मुल्क कानून को नहीं मानता है, जो आइन को नहीं मानता है, उन इदारों की बात आप कर रहे हैं। आप जवाब सुन लें, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए आप ईरान दीजिए, जवाब दीजिए। ईरान में भी आपने दहशतगर्दी आपने और इजराइल ने कराने की कोशिश की। खत्म। मैं पिछले 10 दिन से कह रहा था कि ईरान में कुछ नहीं होगा। आप कहते थे ईरान में तख्ता पलट होगा, मैं कहता था कुछ नहीं होगा। आप तो कहेंगे ये जो सरपसंद है, जो दहशतगर्द हैं, इनको मार के भुगाएंगे। वो ईरान एक ताकतवर मुल्क है यार। इरशाद अहमद, पता है ये एंटी इंडिया सिंड्रोम है आपके जहन में, मैं बिल्कुल बखूबी जानती हूँ। वो एंटी इंडिया सिंड्रोम आप पर इतना हावी हो चुका है, इसी बात की ही एक तरह से घुट्टी देने की कोशिश जनता को की जाती है, दी जाती है, और उसी नाम पे आप सभी की रोजी रोटी चल रही होती है। आप ईरान की बात करते हैं, बांग्लादेश में ISI के फुटप्रिंट्स मिले। अफगानिस्तान में जब अमेरिका को आउट किया गया था तो तालिबान के साथ आप ही की सेना के जो प्रमुख और बड़े चेहरे थे, वो उनके साथ चाय की प्याली लिए हुए खड़े आ रहे थे, नजर आ रहे थे। और रही बात, सुनिए जरा, अगर आप जिस तरह से बात करते हैं, हर जगह पर नेपाल को आपने अपने रंग में रंग दिया, वहां पे जलाकर। आपने बांग्लादेश में किस तरह से ISI की भूमिका के साथ में वहां पर एक नफरत भरी स्थिति को क्रिएट किया, और आप ये समझिए कि वो आंच आप तक भी पहुंचती है, क्योंकि हिंदुस्तान आपके जैसा कमजोर नहीं है, हिंदुस्तान अपने ऊपर डिपेंडेंट है बखूबी। और रही बात बार बार अगर आप अमेरिका की करते हैं, आपने रिसेंटली बात कही, अरे वीजा तक देने को तैयार नहीं है अमेरिका, आपको उन्हें पता है दहशतगर्दी है, आतंकवादी हैं, आप उनके नाम पर बड़ा उछल रहे हैं। फ्री की बिरयानी अगर मिल गई, कुछ देर कुछ जगहों पर तस्वीरों में साथ में अगर खड़ा कर लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो आपको लग रहा है कि सब वाहवाही है। आप जरा ये समझिए, आतंकवाद का सबसे बड़ा नाम है पाकिस्तान, और आप फिर भी आप 78 सालों बाद तो सुधर जाइए कम से कम। खामोश तो जो 1 मिनट के लिए। आपने अभी बांग्लादेश पे बात की कि हमने उनके मुल्क में कोई दंगा फसाद कराया। आप मुझे ये बताइए, जो ये उनके ऊपर डिक्टेट कर रही थी हसीना शेख, भागकर कहाँ गई? आपकी एम्बेसी बंद हुई, पाकिस्तान की खोली गई, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, पाकिस्तान के झंडे लगाए गए बांग्लादेश में। बांग्लादेश ने हमारे से ट्रेड शुरू किया, क्यों किया? उनकी आंखों से पर्दा हटा कि दहशतगर्दी हिंदुस्तान कराता था, हिंदुस्तान जुल्म करवाता था बंगाली भाइयों पे। अच्छा। आज आप हर जगह नंगे हो रहे हैं, आपके कपड़े उतर रहे हैं हर मुल्क से दुनिया के। अच्छा। आपको भुगाया जा रहा है, दुत्कारा जा रहा है, दुनिया के हर मुल्क से आपको दुत्कारा जा रहा है। आप इस सच को तस्लीम कर लीजिए, खुदारा तस्लीम कर लीजिए। रिपोर्ट आई, सुनिए, 20,000 से ज्यादा भिखारियों को, पाकिस्तानी भिखारियों को आउट किया गया, स्थिति है। और अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी अमेरिका में, जिस तरह से डिपेंडेंसी या फिर वहां की जो वेलफेयर स्कीम्स है ना, उसमें पाकिस्तान के लोग उन पर डिपेंडेंट हैं, हिंदुस्तान का दूर दूर तक नाम नहीं है। और रही बात बांग्लादेश की, तो आप बखूबी जानते हैं, आपसे वो चीज पची नहीं। मैं आ रही हूँ सुधीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आप ही से समझूंगी। सुधीर जी जरा बताइए, बांग्लादेश
बांग्लादेश पिछले कुछ साल में कितनी बड़ी अच्छी अर्थव्यवस्था थी, व्यापार के तौर पर कितना अच्छा एक तरह से उनकी ग्रोथ नजर आती थी, और यही बात शायद पाकिस्तान को रास नहीं आई। और 1971 वाली टीस इस तरह की थी कि उन्होंने कहा कि भाई हम और किसी तरह से तो हिंदुस्तान में स्थिति को बिगाड़ नहीं पा रहे, काम करते हैं पड़ोसी मुल्कों में स्थिति को बिगाड़ना शुरू कर देते हैं। नैना जी, आज ये बांग्लादेश के बहुत बड़े जो है खैरखा बने हैं। हम दर्शकों को बता दें कि 1971 की लड़ाई में इन्होंने 35 लाख बंगाली मुसलमानों का कत्ल किया, 20 लाख बंगाली महिलाओं का इन्होंने रेप किया। ये तो मानवता के बहुत बड़े जनसंहार के दोषी हैं। झूठ बोलते हैं अपने चैनल पे बैठ के बांग्लादेश के अंदर। आज बांग्लादेश के लिए इनके दिल में हमदर्दी है। कितने लोगों को मारा, एक जनरेशन की हमारी हमेशा से उनसे मोहब्बत है। बूचरिंग किया है, बकरों से बुरी तरीके से इंसान को आपने बांग्लादेश में काटा है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। 90,000 आपकी आर्मी 2 महीना हमारे जेलों में रही, हमारे जेलों में जगह नहीं था तो बगीचों में और खेतों में हमने आपकी आर्मी को रखा। शर्म नहीं लगता आपको ये सारी बातें करने के लिए? भले आए आप बनने के लिए। बांग्लादेश में आपने क्या किया? इंसानियत की हत्या की बांग्लादेश के अंदर आपने। हमारे बंगाली भाई शर्म, आपको शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए आज भी बांग्लादेश के लोगों से। बांग्लादेश अब तरक्की करेगा, अब आजाद हुए हैं, आपके जंगल से वो आपकी नानी अम्मा हसीना शेख आप तो रसातल में घुसे हुए हैं। आपके साथ मिलकर के बंगाली है अभी आपको तो आपके 1 लाख भिखारियों को अभी सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमीरात ने डिपोर्ट किया है, पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे उठा के फेंक रहे हैं। वो देखिए ना, वो आप डेवलपमेंट करेंगे, भिखारियों की तादाद 10 लाख हो जाएगी आपके अगले 2 साल में। वो जरूर आप प्रोग्रेस करेंगे। मुबारक हो आपको ऐसा प्रोग्रेस की भिखारियों की तादाद आपकी बढ़ती जा रही है, और उनको जो आपका हमसाया मुल्क है, सो कॉल्ड हमसाया, वो डिपोर्ट करके आपके एयरपोर्ट पे फेंक रहा है भिखारियों को। आपको क्यों ये आपका डेवलपमेंट, पूरी दुनिया में मुबारक हो आपको डेवलपमेंट। मुझे जवाब दीजिए ना, मुबारक आपको दलालत कि बांग्लादेश जैसे मुल्क ने भी आपको धुतकार के निकाल दिया। इरशाद अहमद, अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर बांग्लादेश का अचानक इतना प्रेम कैसे उभर कर आ गया 71 के बाद में? तनुज दीक्षित, हमने देखा जब से तख्ता पलट हुआ बांग्लादेश में, उसके बाद से पहली बार बताया जाता है 50 सालों के बाद पाकिस्तानी कार्गो शिप चटगांव पोर्ट पर पहुंचा। पहली बार यहाँ पर एक बड़े ट्रेड के रास्ते खुलना शुरू हुए, और ये अचानक से कैसे कितना प्रेम आईएसआई की वहां पर मौजूदगी नजर आती है, उनके फुटप्रिंट्स वहां पर नजर आते हैं। और रही बात इरशाद अहमद को जरा बताइए, वो कह रहे हैं हिंदुस्तान के लोगों को इधर उधर से निकाला जा रहा है। मुझे एक बात बताइए इरशाद अहमद को, मुझे लगता है बताने की जरूरत है, कितने लोगों को वहां से डिपोर्ट किया गया, कितने लोगों को बार बार ये कहा गया कि भाई आप पाकिस्तान से, आपका वीजा क्लियरेंस नहीं हो पाएगा? पाकिस्तान का वीजा जो लेकर के कहीं भी पहुंचता है ना, पासपोर्ट, तो उसको वहीं पर रोक करके इंट्रोगेशन किया जाता है कि क्यों आए और क्या काम है। ये इज्जत है पाकिस्तानियों की। क्या बात करते हो अहमद जी? है पाकिस्तान में आतंक अपवाद नहीं, टूल है, टूल। आप लोग टूल का इस्तेमाल करते हो, टूल का। अपवाद है आतंक। पासपोर्ट बना है, आपको अंदाजा है कि कितना ताकतवर पासपोर्ट है? कितना ताकतवर है, कितना ताकतवर है, कितना ताकतवर है? जगह जगह, अरे अमेरिका जैसी कंट्री ने बैन कर दिया आपको, कितना ताकतवर है? आपके वीजा पर रोक लगा दी, कितना ताकतवर है? आपके वीजा पे रोक है भाई। आप छोड़े अमेरिका को, ब्रिटेन को छोड़े, सिर्फ बांग्लादेश क्यों छोड़े अरे आप तो, पाकिस्तान तो आज भी अधीनस्थ है अमेरिका के, क्यों छोड़े? बंगाली क्यों छोड़े? कब्जा रखा अपनी हसीना शेख के हवाले से। आज वो आपको मुल्क से क्यों निकाल रहे हैं? आपका वीजा क्यों खत्म किया? आपके यहाँ तो बम बनाना क्यों मरवा रहे हैं? आप अरे क्यों मरवा रहे हैं? आप झंडे क्यों लगवा रहे हैं बांग्लादेश में? आप क्यों बांग्लादेश में? वो स्वतंत्र राष्ट्र है, आप अपने झंडे क्यों लगवा रहे हैं? अब बात हुई ना, बंगाली लगा रहे हैं, वो भाई है हमारे। अरे कौन बंगाली? अरे कहाँ लगा रहे हैं? जुदा हुए आप लगवा रहे हैं। पूरे बांग्लादेश कौन लगा रहा है? आपके घुसपैठिए, सच तो माना, आपके आईएसआई के घुसपैठिए, आपकी जो तो इरशाद अहमद, आपको जरा कुछ रिपोर्ट्स पढ़नी चाहिए जिसमें हिंदुस्तान का जो पासपोर्ट है ना, वो दुनिया के टॉप 10 मजबूत पासपोर्ट्स में से एक माना जाता है। खैर आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपके यहाँ से जो लोग हिंदुस्तान आते हैं, पहली बात तो ये कि वो बिना पासपोर्ट और वीजा के आने की कोशिश करते हैं, और ऐसे ही अन्य जगहों पर भी आपकी तरफ से जाने की कोशिश की जाती है। सुधीर सिंह जी कुछ कह रहे हैं। ईरान में चल रहा है और अमेरिका हमला करने को सोच रहा है, तो बलूचिस्तान के सारे एयरबेस पाकिस्तान की एयरफोर्स ने
अमेरिका को सौंप दिए हैं। ये बड़ा इस्लाम की बात करते हैं और ईरान को मारने के लिए अमेरिका के साथ हाथ मिलाए हुए हैं। ये तो इनका इस्लाम है, इनका कोई इस्लाम नहीं है। बांग्लादेश भी तो इस्लामिक था जिसको इन्होंने 50 लाख को मारा था। अब ईरान भी तो इस्लामिक है, तो वहां ये मारने के लिए ईरानी लोगों को अमेरिका के साथ जो है गलवहियां खेल रहे हैं। तो ये तो बिकाऊ है, बाजार में रेट है इनका, इतने में बिकेंगे, इतने में बिको भाई, आपकी रेट बढ़ती रहे, अल्लाह मियाँ करे कि आपका रेट बढ़ता रहे, आप खूब बिको, आपको मुबारक हो। सुधीर जी मुझे एक बात बताइए, मैं इरशाद जी का, अच्छा पहले इरशाद जी का जवाब ले लेती हूँ, फिर आपसे सवाल करती हूँ। जी मैं ये कह रहा हूं, देखिए पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क बन के उभरा हिंदुस्तान को हराने के बाद। पूरी दुनिया के मुमालिक हमसे दोस्ती चाहते हैं, हमसे ट्रेड चाहते हैं, हमें अपने पास बुलाना चाहते हैं। महंगाई कम हो गई, देखिए कौन सी दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई आप संसार की। आप सुनिए ना, आप अगर आतंकवाद की अगर बात करते हैं, आतंकवाद के नाम पर अगर आप उछलने की कोशिश करते हैं, तो ये मान के चलिए आतंकवाद आपके लिए भस्मासुर है और पाकिस्तान खुद के लिए भस्मासुर है, क्योंकि आप जैसे सैफुल्लाह कसूरी, हाफिज अब्दुल रऊफ, मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद जैसे लोगों को घर में बैठा कर रखते हैं, उन आतंकियों को, और आप कहते हैं कि भाई आप आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। किताब के पन्ने खोल के पढ़ने शुरू कर दिया इरशाद अहमद, अच्छा ठीक है, क्या आपके यहाँ की किताब में हाफिज सईद जैसा कोई नाम है या नहीं है आतंकी का? हाफिज सईद साहब की मस्जिद में मैं रोजाना नमाज पढ़ता हूँ। वो एक आलम दीन है, वो एक मोहसिन इस्लाम है, वो एक, आपने उन पे इल्जाम लगाया था, आज तक साबित नहीं कर सके हाफिज सईद साहब पे आप इल्जाम, फिर भी उन्हें हाउस मौलाना मसूद अजहर आपके लिए कोई नाम है या नहीं है? मौलाना मसूद अजहर, देखें मैं हिंदुस्तान से सुनता हूँ बहुत सारे नाम, आप सुनिए, पन्ने पढ़िए। अरे मुझे लग रहा था इरशाद अहमद शायद आप चीजों को, आप कुछ एक इधर उधर भी चीजों को आप देखते होंगे। अरे मौलाना मसूद अजहर या हाफिज सईद जैसे जो आतंकी है ना, जिन्हें अगर इतना ही है तो आपने हाउस अरेस्ट क्यों किया? क्यों यूएन ने ऐसे आतंकियों को सीधे सीधे आतंकवादी घोषित कर रखा है? क्यों अमेरिका की तरफ से डेजिग्नेटेड आतंकवादी घोषित है ये? हाफिज सईद साहब पे कोई इल्जाम साबित नहीं हो सका, इसीलिए तो यूएन की तरफ से तो आतंकवादी घोषित है। आप कहां मानेंगे? आपने ओसामा बिन लादेन को माना था क्या आतंकवादी? ओसामा बिन लादेन की एग्जिस्टेंस मानी थी क्या? कहां पाया गया था ओसामा बिन लादेन? लादेन भी बिजनेसमैन था, सऊदीया में उसकी बिन लादेन कंपनीज हैं, जो भी था वो गिरफ्तार बिन लादेन आतंकवादी नहीं था, वो बिजनेसमैन था, बहुत बड़ी कंपनी थी, पूरी दुनिया में अगर वो था। अब ये बेशरम लोग हैं, मानेंगे नहीं तो इनका क्या करें? देखें जुबान पे कंट्रोल पता है इरशाद अहमद से बात करें, इरशाद अहमद, पता है आपकी इसी मानसिकता के चलते ये स्पष्ट हो जाता है कि आपको आतंकवाद से किस तरह से प्रेम है। आप आतंकवादियों को पालते हैं और आप उन्हें आतंकवादी मानते तक नहीं हैं, जिन्होंने दहशत फैलाई, जिन्होंने मासूम लोगों का खून बहाया। आप उन्हें उनके अपने घर में बैठाकर खिलाते पिलाते और आप उनसे आप कहते हैं कि भाई मौलाना हम वहां पर जाकर तकरीरें पढ़ते हैं। तो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि जिस आतंकी को अगर आप अपना इतना आइडियल मानते हैं, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि आपके देश का क्या हाल है और आपकी क्या स्थिति है। सुधीर जी देखिए, इसमें बहुत कुछ कहना नहीं है, हमको अपना सिक्योरिटी टाइट रखना चाहिए। पानी से आए, हवा से आए, जहां से आए उनको एलिमिनेट करना चाहिए। बहुत क्लियर कट है, इसमें बहुत बात की गुंजाइश है। जो आतंकी हैं उनको एलिमिनेट विदिन ए सेकंड कर देना चाहिए। अगर आने का सोचिएगा तो प्रॉपर वीजा से आने का सोचिएगा, वरना सीधे जहन्नुम का रास्ता तय हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ शाहीन आएंगे, मेरे हवा के जरिए आएंगे, जहाजों के जरिए आएंगे, सीधे जाएंगे। कश्तियों में आने वाले लोग नहीं है, वो हमने भेजा जहन्नुम आपके लोगों को। आप याद रखिए, देखिए आपने मस्जिदों पे हमले किए, हमने टारगेटेड ऑपरेशन किया। हमने देखा था मौलाना मसूद अजहर जो टेसुए बहा रहा था, वो हमने बखूबी उसको देखा। यहाँ पर तनुज बाकायदा हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के वक्त किस तरह से हाय तौबा मची थी और झूठा नैरेटिव पेश किया गया। जहन्नुम भेजे जाएंगे एक बार फिर। अरे इनको 72 हुरे देखने का बहुत शौक रहता है। इनके जितने शाहीन आएंगे उन सबको 72 हुरों के दर्शन यात्रा पर भेजेंगे। निश्चित रूप से हमारे भारत की सेना, भारतीय सैनिक, भारतीय शौर्य पे हमें पूर्ण विश्वास है। और जो शक्ति आज भारत कैरी करता है और जिस तरीके से ट्रंप ने हमें बता दिया कि अमेरिका ने जिस तरीके से वेनेजुएला पर कब्जा करके राष्ट्रपति को उठाकर बता दिया कि ऐसी भी हम शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अब हम लोग और इसमें अब आगे काम भी करेंगे।
इसमें कोई शक नहीं और जवाब बार बार दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर तो एकमात्र झलक भर थी जिसका झूठा नैरेटिव पेश किया जाता है, लेकिन इरशाद अहमद, जब आप आतंकियों को आतंकी नहीं कहना चाहते या डरते हैं, आपकी अपनी मजबूरियां मैं बिल्कुल बखूबी समझती हूं, क्योंकि यहां पर आतंकियों को सपोर्ट है सेना का, और अगर आप उन्हीं के खिलाफ अगर कुछ बात कहेंगे तो आपको भी मुश्किल में आप पड़ सकते हैं। आपकी मजबूरियां हैं, बखूबी समझ सकते हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए स्थिति भस्मासुर है आपके लिए। अभी 78 सालों में नहीं सीखे, आगे भी अगर नहीं सीखे तो स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है आप सभी के लिए। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बार फिर अगर किसी साजिश का खुलासा हुआ तो जवाब पहले के मुकाबले और भी ज्यादा बेहतर और माकूल दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। वक्त एक ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।